सभी लोगों से मेरा नमस्कार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग देखने वाले थे। मेरा नाम सूरतमल है और मैं आप तो समझते ही हैं। और सूरत आजकल मेरी सूरत उड़ी हुई है और आप लोगों की भी उड़ी हुई होगी। जैसे कि आपको पता ही है, मैं पिछले कई सालों से सामाजिक क्षेत्र में कठपुतलियों के माध्यम से जन जागरूकता का कार्यक्रम पूरे देश भर में अलग अलग मुद्दों पे कर रहा हूं। आज मैं आपके बीच में विशेष बातचीत करने के लिए आया हूं इस कोरोना महामारी के टाइम पे। मेरे बीच में हमारे साथी नौरत जी हैं, नौरत जी जिनका मैं डॉक्टर साहब हैं, और आपका मैं स्वागत करता हूं और आपसे इस कोरोना महामारी के बारे में कुछ मेरे द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा हमारी कुछ बातचीत होनी है और इस बातचीत से आप भी समझ बढ़ाएंगे। तो सीधे मैं ज्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे आमंत्रण पे यहाँ आए। और आपसे डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान में, एक तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइएगा सर। पहले तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत जी, बताइए। जी धन्यवाद सूरत राम जी। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे हमें यहाँ बुलाया। मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा हूँ और पिछले 7-8 साल से हम जो ये आप आज के काल में देख रहे हो कि ये कोरोना वायरस, एक नया वायरस भी उभर चुका है। जी जी। तो मैं पिछले कुछ सालों में वायरसेस पे ही काम करता था। अच्छा राम जी। जी ओहो, तो इसका मतलब मैंने सही आदमी पकड़ लिया भाई। एकदम एक्सपर्ट आदमी, एकदम बढ़िया डॉक्टर साहब हमारे बीच में आए हैं और सरल से सरल भाषा में हम समझने वाले। ये तो काम ही इस पे कर रहे हैं। जी थोड़ा बताइए अपने काम के बारे में, क्या क्या किस तरीके का। सूरत राम जी, तो पिछले 7-8 सालों में जैसे कि आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस तो अभी चाइना से उत्पन्न हुआ नवंबर 2019 में, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे वायरसेस ऑलरेडी जो आ रखे हैं धरती पे। तो ऐसा नहीं है कि ये पहला वायरस है जिसने इतनी तबाही मचाई है। पहले भी हम देख सकते हैं कि जो स्वाइन फ्लू है जिसने कि महामारी का रूप ले लिया था 2009 में। तो मैं 2009 में जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें भी मैंने काम किया था। तो मैं पहले दिल्ली में एक लैब में काम करता था। तो उसके बाद हमने यहाँ देहरादून में जो यहाँ एक नामी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज है, गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज, तो उसमें हमने प्रदेश का, उत्तराखंड का पहला स्वाइन फ्लू टेस्टिंग लैब भी बनाया था। जिसके कारण काफ़ी लोग जो उत्तराखंड के लाभान्वित हुए हैं और होते रहेंगे, क्योंकि एक मात्र लैब है। क्या बड़ी बात है, बताइए। हम जान ही ना पाते, हमारे यहाँ पे इतने प्रयोग हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका इसका मतलब ये है कि आप अध्ययन से जुड़े हुए रहे हैं, आप वायरस के अध्ययन के साथ जुड़े रहे हैं। तो ये जो वर्तमान में ये कोरोना वायरस ने जो तबाही मचाई है, जैसा आप बता रहे हैं, ये कोरोना महामारी की, जैसे पहले की स्थितियां, कई महीनों से हम कोरोना महामारी झेल रहे हैं अभी तक, तो अभी वर्तमान में कोरोना महामारी की क्या स्थिति है और आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए हमें। देखिए जी सूरत राम जी, ऐसा है कि हमने इतना सोचा नहीं था। जब हमने जनवरी में देखा था ये जो सिचुएशन थी, उस टाइम ये स्टार्ट ही हुआ था इंडिया में। केरल में सबसे पहला केस आया था कोरोना वायरस का। उसके बाद आप देख सकते हो कि तेलंगाना है और हमारा ये तमाम दिल्ली और मुंबई में केस स्टार्ट हो गए थे आना। तो हमने सोचा नहीं था कि ये महामारी इतने ये प्रारूप ले लेगी। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि तमाम लोग, मैक्सिमम लोग, चाहे वो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं, उनको सबको पता है कि करना क्या है। तो जैसे आपका मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और ये सारी चीज़ें उनको पता है। लेकिन अब समय आ गया है कि, क्योंकि अब देखिए आप डेली न्यूज़ वगैरह में भी सुन रहे होंगे कि अनलॉकिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जी जी। अनलॉकिंग का मतलब है अब आपको बाहर आना है, जाना है, काम करना है और इस वायरस के साथ रहते हुए काम करना है। तो एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। लेकिन डॉक्टर साहब,
ये बीमारी की संख्या तो ज्यादा बढ़ रही है, और इसी समय ये अनलॉकिंग वाली बात, ये थोड़ी इसके बारे में मतलब आपने ये भी ठीक कहा कि हमें जीना है, और हमें जीना है तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। जी जी जी। तो लेकिन फिर इसके ऐसी स्थिति में क्या करें और क्या ना करें, थोड़ा इसके बारे में बताइए, किन चीजों का विशेष ध्यान हम रख सकते हैं? सूरतराम जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने प्रश्न उठाया है कि अब अनलॉकिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आपने कहा है कि केसेस भी बहुत आ गए हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अब क्या हुआ है कि टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। जब टेस्टिंग बढ़ गई है, आपके पूरे के पूरे उत्तराखंड में आपका हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, दून मेडिकल कॉलेज है, एम्स ऋषिकेश है, जॉली ग्रांट है, और कुछ एक प्राइवेट लैब, टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ ये तो, और सारे स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर से लेकर आप देखेंगे पौंडीचेरी तक, जितने भी मेडिकल कॉलेज है उसमें सरकार ने, भारत सरकार ने टेस्टिंग की जो क्षमता है वो बढ़ा दी गई है। तो इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, तो संभवतः बात है, और ये है कि वो पॉजिटिव रेट उसमें मतलब जो पॉजिटिव है वो बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि जितने भी पॉजिटिव आप देखेंगे, इसका जो मृत्यु दर है तो 1.9% है। अभी जो आप देखे होंगे 1.9% कम है मृत्यु दर। तो इसका थोड़ा मेरे को थोड़ा गहराई में समझाइए, ये मतलब कम, क्योंकि ये जो प्रतिशत आप बता रहे हैं जी। तो ये थोड़ा गहराई से समझाइए, इसका क्या अर्थ है? मतलब कि ये कम मृत्यु दर है तो ये वायरस जो है वैसे तो इतना खतरनाक है, फैल गया पूरा, इतना डर फैला दिया इसने, इस वायरस ने तो जान ले ली लोगों का, खाना पीना धंधा पानी सब बंद कर रखा है, तो फिर भी ऐसी स्थिति में मतलब इसकी जैसे आप ये प्रतिशत बता रहे, थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा समझाइए। जी जी सूरतराम जी, देखिए इसमें क्या है कि ये रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, डायबिटीज पेशेंट्स है, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, अगर उनको ये वायरस हो जाए तो ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। मान लो कोई ऑलरेडी दवाई ले रहा है, डायबिटीज़ की दवाई ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल है, प्रेग्नेंट फीमेल्स है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, आप देखेंगे अगर आप स्टडी करेंगे, सिर्फ मैं कोरोना की ही बात नहीं कर रहा हूँ, इवन की जो दूसरे फ्लू है, जो दूसरे वायरस भी है, चाहे आप इन्फ्लुएंजा फ्लू की बात करो, चाहे आप कॉमन कोल्ड की बात करो, चाहे आप स्वाइन फ्लू की बात करो, अभी जॉर्डन में आपने देखा होगा जो मर्स है, ये भी इसी का ही मेंबर है, मर्स है, सार्क वायरस है, इन सभी में ही ये कॉमन चीज़ें है कि ये हमारी जो ये रिस्क ग्रुप कैटेगरी होती है उनमें ये डेथ रेट्स ज़्यादा है। अमूमन जो आप डेली न्यूज़ देख रहे होंगे कि दिल्ली में जो आपका रिकवरी रेट है 84% पहुंच गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है टेस्टिंग ज़्यादा है, और जो हाई रिस्क कैटेगरी है वो ज़्यादा, मतलब उनमें ज़्यादा डेथ्स पाई गई है, और बाकी ठीक होके घर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, पिछले कुछ महीनों से इस वायरस ने इतना डर बिठा दिया मन में, मतलब बहुत ज्यादा डर गया मैं तो। मतलब अब मैं पोते पोतियों के कारण भी, नाती नातिन के कारण भी डर, अपने कारण भी डर, और लोगों में भी डर इतना ज्यादा है। तो क्या मतलब जैसे आप बता रहे हैं इस हिसाब से, क्योंकि ये है और इसी के साथ रहना है, और अभी काफी सारी चीजें समझ में भी आ रही है, लोग थोड़ा थोड़ा उपचार भी कर रहे हैं, तो ये इतना डर का क्या करें, ये डर गए हैं बहुत ज्यादा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सूरतराम जी, अगर मैं डेली मान लो आप ये बोलते हैं कि डेली डायबिटीज़ पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं, और मैं डेली उसको न्यूज़ में दिखाता रहूं, तो क्या होगा आप बताइए? मान लो मैं ये डेली बताऊं कि तपेदिक है, ट्यूबरक्लोसिस के केस हर स्टेट में इतने बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? जान का खतरा बढ़ रहा है, अभी आ रहा है, अभी खत्म हो जाएगा, मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया। तो जी 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 जी, ये ऐसी बीमारियां हैं कि ये ठीक है, जो कोरोना वायरस है ये फैलता है जी, आप जो हमारे नाक से निकलते हैं, जिनको आप एरोसोल बोलते हैं, ये ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं जब आप खांसते हैं, छींकते हैं, तो ये ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। मान लो अगर मुझे कोरोना वायरस है और मैंने छींक दिया, तो 3 फुट की दूरी पे वो जो इंसान है वो प्रभावित होगा, वो कंटामिनेटेड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप सब लोग अब समझदार है कि करना क्या है। जी ठीक है जी। तो
फिर क्या चीज करनी चाहिए? आपने खुद ही सवाल उठा दिया, तो बताइए, जवाब भी दीजिए। जी देखिए, जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने मुंह को ढक के रखें। मैंने मास्क नहीं लगा रखा, माफ करना भाइयों, है ना, मैं तो आप, लेकिन मैं तो जिंदा तो हूं नहीं ना। हाँ, जी 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 डॉक्टर साहब ने लगा लेकिन रखा है। लेकिन जी, सबको लगाना है। हाँ सूरत राम जी, आपके माध्यम से हम ये सारी चीज़ें जो जनरल पॉपुलेशन है उनको बताना चाहते हैं। जैसे मास्क है, दूरी बनाए रखे। अगर घर में किसी को, अगर जैसे सिंपल अगर सिक्रीशन भी होता है, मान लो नाक बहता है या हल्का सा बुखार होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत आप हॉस्पिटल भाग जाओ। जी 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 ठीक है। अब लोगों को लगता है कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया जी, ऐसा नहीं करना है सूरज राम जी। अच्छा। तो हमें क्या करना है कि आप सिम्टम को ट्रीट करो। अच्छा, ठीक है, ये सिम्टम है। हाँ। जरूरी नहीं है कि सिम्टम का जो रीजन है वो कोरोना ही होगा हमेशा। अच्छा, कारण जो है हमेशा कोरोना नहीं हो सकता है। अच्छा। आप भीग गए, आपको जुकाम हो गया, नाक बहने लग गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मेरे को कोरोना या स्वाइन फ्लू हो गया। हाँ। आप बढ़िया अपने घर में जो डेली नुस्खे है वो करो, हाँ। और अपने नाक को ढको, और जो आप मास्क पहनते हैं और ये सारी चीजें है, सफाई का ध्यान रखो। और जो ये वाला जो मास्क वगैरह है या आप जो करते हो जो नाक का निकलता है, उसको आप प्रॉपरली डिस्कार्ड करो प्रॉपर डस्टबिन में, या उसको जला दें। जी जी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है इस जी टाइम। डॉक्टर साहब, एक सवाल और आया मेरे मन में। जी जैसे ये होम क्वारंटाइन हाँ और क्वारंटाइन, हाँ ये दोनों क्या चीजें हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये होम क्वारंटाइन का मतलब क्या है और होम क्वारंटाइन में क्या क्या करना चाहिए? मतलब ये तो समझ में आता है कि होम क्वारंटाइन है, लेकिन होम क्वारंटाइन के प्रिंसिपल क्या है, मतलब इसके नियम कानून क्या है, किस तरीके से होता है? देखिए, ये शब्द कोरोना ने हमें सिखा दिए हैं जी, जी। कि होम क्वारंटाइन क्या है, क्वारंटाइन क्या है, आइसोलेशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो आप रेड जोन से आए जहां कोरोना वायरस की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां से आप आए। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हाँ, जैसे बंबई में ज्यादा है, जी जी जी, दिल्ली में ज्यादा है, दिल्ली में ज्यादा जी, जी, है, जी, महाराष्ट्र में ज्यादा है। जी, आप जी, सूरत राम जी घूमने गए दिल्ली, हाँ। वहां कोरोना वायरस के बहुत केसेस है। जी जी आप आए देहरादून, जी, अब ये नहीं है कि आपको पूरे में घूमना है 14 दिन तक। आप घर में रहो, दूसरों से दूर रहो, दूरी बनाए रखो, क्योंकि 14 दिन तक ये देखना है कहीं आपको सिम्टम तो नहीं आ रहे, लक्षण तो नहीं हो रहे। अच्छा। उसको बोलते हैं होम क्वारंटाइन। एक होता है कि जो गवर्नमेंट क्वारंटाइन करती है, उनके अपने गवर्नमेंट के ये सारे सेंटर्स है। ठीक है सूरत राम जी, जी। और ये सारी चीजें आपको क्वारंटाइन में भी रखनी है। फेस मास्क है, और अपने आप को दूरी बनाए रखना है जो दूसरे जो प्रभावित लोग नहीं है। जी। दूसरा जो आइसोलेशन है, ये होता है हॉस्पिटल्स के लिए। जी, आइसोलेशन क्या है? अब कोरोना वायरस अगर पॉजिटिव आ गया कोई पेशेंट, तो उसको आइसोलेशन वार्ड में कर देते हैं। अच्छा, तो उसका जो इलाज है और जो वो सारी चीजें हैं, वो जो हमारे दूसरे पेशेंट्स हैं उसके बिल्कुल अलग कमरे में या अलग वार्ड्स में उनका ट्रीटमेंट होता है। तो वो आइसोलेशन हो गया। आइसोलेशन बेसिकली हमारा हॉस्पिटल्स के लिए है। तो इसमें जो हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन की और कुछ दवाइयों का ऐसा कुछ पता चल रहा है, कब तक क्या होने वाला है? क्योंकि लोगों की चिंता है। जी जी जी, तो सूरत राम जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया है। अभी हमने देखा भी है कि रशिया में पहला वैक्सीन बन गया। जी। अब देखो सूरत राम जी, आप तो इंडिया में बैठे हो, कहीं गढ़वाल में बैठे हो। हाँ, नहीं, मेरी खबर चारों तरफ रखता हूं सर, मैं हाँ, आजकल ये बहुत डिजिटल हूं, ये मत जी जी समझना है कि मैं, जी सूरत हाँ, राम जी, जी, जब तक आपको वैक्सीनेशन ना लगे, हाँ, तब तक आप कैसे बोल सकते हो कि अभी क्या क्या चल रहा है। लेकिन मैं थोड़ी सी जानकारी आपको इस विषय में देना चाहता हूं कि जो अभी इंडिया में वैक्सीनेशन बना रही है, वो बहुत सारी कंपनीज बना रही है। एक हमारी जो वायरोलॉजी का काम कर रही है, उसको बोलते हैं NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। उनका काम यही होता है, नए नए टीके बनाना, नए नए वायरसेस को उन पे रिसर्च करना। वो और कुछ एक प्राइवेट कंपनी, एक भारत बायोटेक है। आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि जो ये स्वदेशी कंपनी है जो कि वैक्सीन पे काम कर रही है। भारत बायोटेक है, जाइडस कैडिला है, बायोकॉन है, पनेशिया बायोटेक है, CI सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है कसौली वाला। वो सारे के सारे ये वैक्सीन बनाने पे काम कर रहे हैं। वैक्सीन ऐसा नहीं है कि सूरत राम जी आप बैठे और आपने बोला कि चाय बना दो और 5 मिनट में बन गई।
इसमें वक्त लगता है ना। और ये नया वायरस है, नया वायरस मतलब ये नई बीमारी है ना। आप ये देखिए HIV के लिए आज तक दुनिया वैक्सीन नहीं बना सकी, जो कि बहुत पुरानी बीमारी है, और ये तो 2009 में उत्पन्न हुई है। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन दुनिया इस पे लगी हुई है। वैसे डॉक्टर साहब जी, मुझे एक बात समझ में आई, साइंटिफिक भी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। साइंस के हिसाब से भी सोचना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके की नेचर में जो चीजें हो रही है, बदलाव आ रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, पर्यावरण की भी स्थितियां आ रही है, कुछ उसका भी असर पड़ रहा है, ये सब चीजें देखते हुए मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए। और आप जैसे फिर जागरूक लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, लगे हुए हैं, पूरे देश के लोग लगे हुए हैं इस बीमारी से निपटने के लिए, तो कुछ ना कुछ इसके लिए तो हमें उसके साथ ही जीना पड़ेगा, जैसे साथ आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सूरतराम जी, आपने बड़ा अच्छा एक कहा कि साइंटिफिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि सूरतराम जी आप बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आपके माध्यम से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं ये भी देना चाहता हूं, जैसे आपने बताया कि साइंटिफिक कम्युनिकेशन, ध्यान देकर सुनना भाई, इधर उधर ध्यान मत देना। हाँ, ये सुनना जरूरी है। जी। अब देखिए, गांव में सर्दियों में हम अंगीठी जलाते हैं जी, और सारा कमरा बंद कर देते हैं जी। कई बार अब देखिए मीडिया में कई बार ऐसे आ जाता है कि अंगीठी जलाने से 5 लोग की मृत्यु हो गई। अगर हम थोड़ा सा उसको ये कहे कि अंगीठी जलाने पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकली, उसके कारण दम घुटने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। सही खबर ये है। तो अब ये क्या हो गया कि आप एक साइंटिफिक चीज लोगों को दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि अंगीठी से ही, कच्चे कोयले से ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, तो दूसरी चीजों में भी ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ ये गैस होती है। तो ये सब लोगों का काम है कि हम एक जनरल पॉपुलेशन है, गांव वाले हैं या जो शहरों में भी रहते हैं, किस तरह से हम लोगों को अवेयर करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सर। भाइयों ध्यान से सुन लो भाई, बात अवेयरनेस की है, बात समझदारी की है। जैसे हम कोरोना मरता क्या ना करता, तो जान गले गले पड़ी है, तो हम सीख भी रहे हैं जल्दी जल्दी। और जैसे अनुभव कहते आ रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब से एक चीज और जानना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, ये वर्तमान स्थिति में आपके हिसाब से, आप युवा हैं और युवाओं को एक तो क्या करना चाहिए, दूसरा सवाल ये है मेरा कि आपकी क्या चिंताएं हैं ऐसी जो खास चिंताएं आप करते हैं, क्योंकि आप एक तो डॉक्टर है, तो आप मेडिकल की तरफ से सही परिस्थितियों को समझते हैं जी। और आप, मैं जितना समझता हूं, आप पहाड़ में रहते हैं, तो आपका पहाड़ी, हमारा गांव का दिमाग भी छन तब है ना। तो उसके हिसाब से लोगों की परिस्थितियां देखते हुए और हमारी परिस्थितियों को जानते हुए, हमारे लोगों की स्थितियों को समझते हुए, आपके हिसाब से क्या चुनौतियां ऐसी है जिनका ध्यान रखना है और जो चुनौतियां हमें परेशान कर सकती है और जिनका हम लाभ भी उठा सकते हैं जी। तीन बातें हैं सर। सूरतराम जी, आपने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न पूछा कि अभी देखिए काफी सारी चीजें जो हमें गांव वालों को स्पेशली बताना चाहिए, क्योंकि अब गांव में फसल हो रही है। अब फसल, अब ठीक है बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन एक जो किसान है वो अपनी फसल ऑनलाइन कैसे बेचें। अब आप तो फसल उगा रहे हैं, गांव में हो रही है, सेब है, टमाटर है, खुमानी है, नाशपाती है, आड़ू है। बेचारा जो एक किसान है दूर दराज क्षेत्र का, वो पूरी साल भर मेहनत कर रहा है, लेकिन अब सरकार को ये होना चाहिए कि उसकी जो फसल है वो मंडी तक कैसे आए और उसे उसके अच्छे दाम कैसे मिले। एक तो ये मेरा चिंता के विषय ये भी है, जो मैं सोचता हूँ शायद आप भी मेरे से सहमत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सहमत हूँ। और इसके लिए मैं एक अलग से बातचीत भी करने वाला हूँ आने वाले समय में। किसी यही जो हमारे कृषि से जुड़े हुए जो किसान हैं उनसे भी बातें करूंगा और कृषि से जुड़े हुए मुद्दों पे भी, आजीविका पे भी बातें करूंगा। आज से तो मैं स्वास्थ्य के संबंधी, जो जीवन के आधारित, जीवन की जो चिंताएं हैं, जो जीने की चिंताएं हैं, जो हमारी जो मेडिकल साइंस के हिसाब से, आप क्या लास्ट बातें जनता को कहना चाहेंगे? देखिए, आपका जो स्वास्थ्य है वो आपके हाथ में। अगर सूरतराम जी, मैं पिछले साल की स्टोरी अगर बताऊं तो इस वक्त डेंगू महामारी था, आप समझ रहे हैं।
लेकिन इस साल डेंगू के मतलब आप ये देखिए पेशेंट बहुत कम होंगे, बहुत कम। ऐसा क्यों सूरत राम जी? क्योंकि इतना सैनिटाइजेशन हो गया है। अगर भैया हम पहले साफ सफाई रखते तो डेंगू उत्पन्न ही नहीं होता ना। आप ये बताओ, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये तो आप मतलब हमारी दी हुई बीमारियां हैं। अगर हम स्वास्थ्य मतलब अगर हम ये पूरा जो हमारा वातावरण है उसको साफ रखेंगे तो होंगी ही नहीं। बहुत समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात कही है आपने भाई। सब कुछ अपने हाथ में है जी, और हमारा जीवन भी अपने हाथ में है, हमारा देश भी अपने हाथ में है, हमारी एकता भी अपने हाथ में है, सब चीज अपने हाथ में, और सावधानी रखना भी अपने हाथ में है। तो हाथ धोना है साबुन से, सावधानी, मास्क लगा के जाना है, सावधानी, ज्यादा बीमार नहीं हो रहे तो दिमाग खराब मत करो, जल्दी से अस्पताल जाना इसकी चिंता मत करो। आराम से घर में छोटी मोटी छींक वीक आती रहती है, बुखार उखार होता रहता है, घबराइए नहीं, घबराहट मत करिए। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे, घर बैठिए, गर्म पानी पीजिए, जो उपचार कहे गए वो कीजिए, थोड़ी दूरी बनाए रखिए और ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। और अपना स्वास्थ्य ठीक होगा तो अपना राज्य ठीक होगा। डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे उत्तराखंड सरकार की तरफ से इस विषय में आपने क्या क्या काम हो रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में आप बताना चाहेंगे, लोगों को शेयर करना चाहेंगे? देखिए सूरत राम जी, मैं सरकार में तो नहीं हूँ लेकिन मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हूँ। लेकिन जो उत्तराखंड में जिस तरह से काम हो रहा है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। देखिए अब सरकार अपनी तरफ से सब कुछ कर रही है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मान लो जैसे मैंने आपको बताया था, आप दिल्ली से आए और घूमने चले गए, गवर्नमेंट ने आपको बताया कि क्वारंटाइन रहो, तो किसकी जिम्मेवारी है? वो सरकार की नहीं है, वो आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो सरकार का ही दायित्व नहीं है कि वो सारी की सारी चीज़ें आपके घर में आके, अब इतनी मैन पावर नहीं है या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल्स को देखे, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, और उत्तराखंड सरकार काफ़ी अच्छा कर रही है। आप ये देखो पिछले 4-5 महीने में काफ़ी सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, और आपका तो यहाँ आप देश की जो पहली एयर एम्बुलेंस है वो एम्स ऋषिकेश में उतरी है। आपको ये जानकर हर्ष होगा, हमारे उत्तराखंड में उतरी है वो। तो सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन हमारा भी दायित्व है कि हम किस तरह से उनका सपोर्ट करें। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम किस तरीके से सपोर्ट करें। उत्तराखंड की जनता जनार्दन से निवेदन है, सावधानी रखिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का पालन करिए, दूरी बनाए रखिए, और समय समय पे ज्यादा तकलीफ हो तो जरूर डॉक्टर को दिखाइए। बहुत बहुत नमस्कार, आपने हमारा कार्यक्रम देखा, और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे बीच में आए, दर्शकों से बातचीत की। अगले बार फिर किसी और जानकार से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।